कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपकी क्लास अनीता शिक्षा पे। चलिए आज मैं आपको अपने विद्यालय के बच्चों से भी मिलवाऊंगी कि किस तरह से हम लोग अपनी अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं और बच्चों के क्या व्यूज हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार लर्न करवा देती हूँ कि आज हम याद करने वाले हैं हमारी फर्स्ट राइट बुक की पोएम्स और उनके पोइट्स के नाम, और उसके बाद में देखेंगे कि हमारी क्लास के बच्चों को कितना याद है। मैं या दो बच्चों को बुला के आप लोगों को एक बार लर्न भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट राइट बुक की पोएम और उनके पोइट्स के नाम, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 5-6 नंबर के क्वेश्चन आपके पोएम में से आने वाले हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे बच्चों ताकि बाकी बच्चे भी याद कर सकें। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएम फायर एंड आइस, पोएम फायर एंड आइस, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएम अ टाइगर इन द जू, पोएम टाइगर इन द जू, पोएट लेस्ली नॉरिस, पोएट लेस्ली नॉरिस, पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोएट कैरोलिन वेल्स, पोएट कैरोलिन वेल्स, पोएम अमांडा, पोएम अमांडा, पोएट रॉबिन गेन, पोएट रॉबिन गेन, पोएम एनिमल्स, पोएम एनिमल्स, पोएट वॉल्ट विटमैन, पोएट वॉल्ट विटमैन, पोएम द ट्रीज, पोएम द ट्रीज, पोएट एड्रिन रिच, पोएम एड्रिन रिच, पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, पोएट ऑगन नैश। पोएम ऑगन नैश। तो बच्चों इस तरह से आपको सारी कविताएं और उन सारी कविताओं के पोएट का नाम याद करना है। उसके बाद में अब आपको मैं एक बार सारी जितनी कविताएं हैं उसका एकदम शॉर्ट समरी बताऊंगी, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो धूल के कण है, धूल इसमें किसको कहा गया है, बर्फ को कहा गया है। किस तरह से जो बर्फ है वो एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से जब एक कौवा पोएट के ऊपर गिरा देता है तो उसका जो मूड होता है वो खराब मूड से किस तरह से वो अच्छे मूड में चेंज हो जाता है। जबकि लोग ये मानते हैं कि कौवा और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है और लोग ये सोचते हैं कि दोनों ही चीजें जो है वो अशुभ मानी जाती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज बैड ओमेन। लेकिन इस कविता में कवि कहता है मेरे लिए तो दोनों चीजें ही बहुत अच्छी थी। तो आप लोग किसी भी चीज को बिना सोचे समझे उस पर विश्वास ना करें। जैसे कि प्रथाएं चली आ रही हैं, आप खुद उसको अपनी जिंदगी में करके देखें कि उसमें कितनी चीज सही है। जो आपके लिए सही है वही आपके लिए अच्छा है। दूसरी कविता हमने पढ़ी फायर एंड आइस। इस कविता में कवि हमें ये बताते हैं कि किस तरह दुनिया का अंत होगा। वो कहते हैं कि या तो आग से होगा और या फिर बर्फ से होगा। आग को माना गया है आपकी इच्छाओं से कंपेयर किया गया है कि जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही गलत का ज्ञान भूल जाएगा और गलत चीजें करने लग जाएगा। और इस तरह से फायर जो है यानी आग जैसे फैलती है वैसे ही ये जो तृष्णाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आपके पास पहले साइकिल होगी, फिर आप सोचोगे स्कूटर आए, फिर बाइक आए, फिर गाड़ी आए, और उसकी पूर्ति के लिए आप गलत रास्ते भी अपना सकते हो। तो दुनिया का अंत हो सकता है अगर हमारी इच्छाएं ऐसे ही बढ़ती रही तो। जैसे आग सब कुछ खत्म कर देती है वैसे ही आइस के लिए भी पहले वो फायर जो लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया का अंत होगा उनके साथ समर्थन करते हैं पोएट। बाद में वो कहते हैं मैं उनके साथ भी समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस से होगा। आइस से का मतलब है कि दुनिया का अंत नफरत से होगा। यहाँ पे आइस को नफरत से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से नफरत जब होती है आदमी को तो वो क्या करता है, उस नफरत के अधीन होकर कुछ भी गलत काम वो करने को तैयार हो जाता है। किसी को मार भी सकता है, किसी का नुकसान भी कर सकता है और इस तरह से दुनिया के अंदर विनाश फैल जाएगा। तो जैसे बर्फ एकदम ठंडी होती है, जमा देती है सब कुछ, वैसे ही नफरत भी आदमी की जो भावनाएं हैं उनको पूरा जमा देती है। उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको खत्म कर देती है और उससे दुनिया का अंत हो जाएगा। थर्ड पोएम है अ टाइगर इन द जू। इस कविता में हमने ये देखा कि किस तरह से अगर हम टाइगर को एक पिंजरे में कैद करते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही बुरा महसूस होता है उसको दिल से। उसके चेहरे पे आप देखोगे कि वो शांत दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा भरा हुआ होता है कि मुझे पिंजरे में क्यों बंद कर दिया। आप बताइए पिंजरे में बंद करना चाहिए क्या टाइगर को? कहाँ रखना चाहिए उसको? जंगल में रखना चाहिए। तो इसलिए दो तरह की
वैसा टाइगर जो जंगल में रहता है वो अपनी मर्जी से अपना शिकार करता है, झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ जाता है, वहां से गुजरने वाला जो हिरण होता है उसको मार के वो अपना भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि जंगली जानवर एक दूसरे को मार के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जिसको हमने पिंजरे में कैद कर दिया है वो तो उस पिंजरे से आजाद होने की ताक में रहता है कि कब मैं यहाँ से निकलूंगा, कब मैं खुले आसमान में इन तारों को देख पाऊंगा। तो दो तरह की स्थितियां बताई कि मनुष्य ने किस तरह से जो जानवर है उनको कैद कर दिया है और ये बहुत ज्यादा गलत है। तो यानी कि खुली जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी अगर आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करोगे तो आप अच्छा फील करोगे, अगर आपको कैद कर दिया जाएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, वैसे ही इन जानवरों को लगता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस कविता को बहुत ही मजाकिया रूप से पूरा का पूरा बताया गया है। इसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से कवि ये कहता है कि जब आपको कोई जंगली जानवर खा रहा होगा, जब आप उसके शिकार में एकदम शिकारी जैसे पकड़ लेता है अपने शिकार को, वैसे ही जब वो आपको निगल रहा होगा, मार रहा होगा, दबा के आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे, तब आप समझ जाना कि वो कौन सा जानवर है। बहुत ही मजाकिया तरीका से इसको समझाया गया है कि जैसे अगर आपको कोई भालू है वो बहुत जोर से दबा के मारता है, तो अगर कोई ऐसा जानवर जो दबा के मार दे तो समझ जाना वो भालू है। कोई आदमी जा रहा है और उसको कोई जानवर जो है वो बाहर से एकदम से आए और बहुत दहाड़ता हुआ इसको खा जाए तो समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है। इसी तरह से अलग अलग जानवरों के बारे में बताया गया है, वो आप पोएम पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पोएम है अमांडा। अमांडा एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसकी माँ उसको हमेशा डांटती रहती है कि अपने नाखून मत चबाओ, सीधा बैठो, झुक के मत बैठो, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जो उम्र है इसमें आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं? यस मैम। होता है ना, मम्मी कहती है सीधा बैठो, तुम्हारे को ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया, सारा दिन आप सुनते हो, तो कभी ना कभी परेशान हो जाता है बच्चा। तो इसमें भी हमारी जो अमांडा है वो परेशान हो जाती है और वो तीन चीजें सोचती है। पहले वो सोचती है क्यों ना मैं अनाथ हो जाऊं, क्योंकि अनाथ बच्चे को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। फिर मैं आराम से समुद्र के किनारे घूमूंगी, वहां पे नंगे पांव घूमूंगी, क्योंकि उसकी मदर उसको ये कहती है कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं, उनको सही तरीके से रखा है, तो वो सोचती है जूते ही नहीं होंगे तो पहनने ही नहीं पड़ेंगे, नंगे पांव घूमूंगी आराम से समुद्र के किनारे और पांव से छाप बनाऊंगी। उसके बाद में फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक मत्स्य कन्या की तरह बन जाऊं, जो कि पूरे हरे समुद्र के अंदर बड़ी मस्ती से तैरती रहती है और वहाँ एकांत होता है, तो उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई चिक चिक नहीं होती। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं रुपंजल की तरह बन जाऊं, जो एक राजकुमारी थी। उसकी कहानी आपने पढ़ी होगी कि उसको एक कैद कर देते हैं एक टावर के अंदर, लेकिन उसके सुनहरे बाल होते हैं जिनको वो लटका देती है और उसकी मदद से कोई उसको वहां से छुड़ा लेता है। तो हमारी अमांडा कहती है मैं उस टावर में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने बालों को लटकाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो वहां से बाहर ही नहीं निकलना। तो इस कविता के माध्यम से पेरेंट्स जो हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों को इतना ज्यादा भी आप दबा के ना रखें, सारा दिन उनको कंट्रोल ना करें, कुछ उनको भी अपनी बात कहने दें ताकि उनके मन की बात को आप समझ सकें। आप सही कर रहे हैं, उनको आप सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है? yes, yes. बड़े खुशी से सब लोग बोल रहे हैं। चलिए फिर आ गया हमारा एनिमल्स, और ये जो एनिमल्स जो कविता है इसमें हम ये देखेंगे कि जो कवि है वो ये कहता है कि मैं तो मनुष्यों को छोड़ के जानवरों के साथ जाके रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जानवर जो है उनके अंदर किसी चीज के पीछे होड़ नहीं होती, भागा दौड़ नहीं होती, ना वो रोते हैं, जो चीज उनके पास है उससे संतुष्ट हैं, किसी को परेशान नहीं करते, कभी कोई शिकायतें नहीं करते, दिन में पाप करते हो और रात को रोते हो ऐसा भी नहीं करते, और ना ही किसी के सामने सिर झुकाते हैं, घुटने झुकाते हैं। उनका जो नेचर है वो ऐसा है कि उनके अंदर सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो अच्छी क्वालिटीज हैं, और ये सब इंसानों में भी हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान छोड़ आया, लेकिन जानवरों ने अभी भी बचा के रखी है। मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पूरा दिन भाग दौड़ करता है, कुछ ऐसे गलत काम भी करता है जो उसको पता होते हैं, और फिर वो किसी से उसको शेयर भी नहीं कर पाता। तो फिर वो रात को रोता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने भगवान को याद नहीं किया, मैंने ये पाप कर दिया, और उस पश्चाताप में उसकी नींद उड़ जाती है, उसको नींद नहीं आती, ठीक है, और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। वैसे जानवरों को कभी देखा है आपने रात रात भर जागते हुए? नहीं, उनका एक निश्चित टाइम होता है, जब सोना है सोना है, उठना है उठना है, जितना खाना है उतना खाना। कोई पोटली बांध ली हो, साथ लटका ली हो, पाँव कैसे चलते हुए देखा है? नहीं ना, जितनी जरूरत होती है उतना ही खाते पीते। तो वैसा ही संतुष्टि का भाव चाहता है कवि। तो कहता है कि कवि कहता है कि जानवर बहुत प्लेसिव है, बहुत शांत है और सेल्फ कंट्रोल्ड है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप से संतुष्ट है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंसानों को छोड़ के अब जानवरों के साथ रहने को ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। अगली कविता है हमारी द ट्रीज।
इस कविता में ये बताया गया है कि किस तरह से वापस इंसान ने प्रकृति का जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया। उसने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया और लकड़ियों से वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाता है, अपने घर में काम में लेने वाली पेपर बनता है, फर्नीचर बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, यानी जंगल कहाँ चले गए, जंगलों से हटके जो पेड़ हैं वो अब हमारे घरों में आ गए। छोटा सा घर होता है उसमें भी हम एक पेड़ उगा देते हैं और बाहर लगा देते हैं उसके शीशा, तो बेचारा पेड़ बढ़ेगा कहाँ से, तो उसकी टहनियाँ जो है मुड़ जाती हैं, कोई फाइबर के नीचे मुड़ गई, कोई टहन जहाँ उसको जगह मिलती है, क्योंकि पेड़ का काम करना है। तो अब वो ये कह रही है कि किसी तरह से अब ये विरोध करने लगे हैं पेड़ के, हमें तो वापस जंगल में जाना है। और वो एक कल्पना करती है कि आज रात को ये सारे पेड़ जो है वो जंगल में वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कैद नहीं रहना चाहते। मनुष्य ने जंगलों को इतना काट दिया है कि पक्षियों के बैठने की जगह खत्म हो गई, उनके नीचे कोई विश्राम करता था, कोई जानवर, कोई कीड़े मकोड़े उनकी जड़ों में रहते थे, उनके घर खत्म हो गए। सूरज की जो बहुत तपती हुई धूप थी उससे भी जब पत्तियों के अंदर छनके आती है सूरज की रोशनी तो वहाँ छाया मिलती है, राहगीरों को आराम मिलता है, वो भी खत्म हो गया। तो ये बहुत गलत हुआ। इस कविता के माध्यम से कवित्री जो है वो महिलाओं को कंपेयर करती है, क्योंकि महिला केंद्रित कविताएं वो लिखती है। तो वो कहते हैं कि जैसी पेड़ों की स्थिति है वैसी ही महिलाओं की स्थिति, उनको बहुत सालों से घरों के अंदर कैद करके रखा हुआ है, उनको बाहर के काम नहीं करने दिए जाते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा दबा के रखा गया। लेकिन अब वो महिलाएं घर में नहीं रहेंगी, तो वो अब इन बेड़ियों को तोड़ देंगी और वो बाहर निकलेंगी और कंधे से कंधा मिला के जो पुरुष वर्ग है उसके साथ वो भी काम करेंगे। तो एक तरह से महिला की स्थिति को पेड़ों के माध्यम से बताते हुए कि अब विरोध हो रहा है और ये बेड़ियां तोड़ के वो बाहर निकल जाएंगे अपने घरों से, कंपेयर किया है और पेड़ों का उदाहरण दिया है कि अब ये पेड़ भी आज रात को सारे जंगल में चले जाएंगे। तो भाव समझने की जरूरत है कि पेड़ कैसे चले जाएंगे, यानी वो कह रही है कि मुझे आज तो सुसाहट सुनाई दे रही है इन पेड़ों की कि आज ये सारे चले जाएंगे, यानी अब मैं वो बदलाव देखने वाली हूँ दुनिया में कि महिलाएं अब घरों के अंदर कैद होकर नहीं रहेंगी, वो भी बाहर निकलेंगी घरों से और कंधे से कंधा मिला के अपना पूरा काम करेंगे। नेक्स्ट जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये बड़ी मजेदार कविता है। इसमें बेलिंडा नाम की एक लड़की है छोटी सी, उसके पास 4 जानवर हैं और एक उसके पास लाल रंग की वैगन है और उसका घर सफेद रंग का है। और इसके जो जानवर हैं उनके नाम है इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और मस्टर्ड। मस्टर्ड जो होता है वो सरसों के दाने होते हैं, तो पीले रंग का कुत्ता है उसको नाम दे दिया मस्टर्ड। यहाँ पे एक ड्रैगन है उसको कस्टर्ड कह के बुलाती है और एक भूसर रंग का यानी कि ग्रे कलर का चूहा है और एक काली रंग की बिल्ली है, उसको इंक और ब्लिंक नाम दे रखे हैं। वो बहुत शेखी बगाड़ते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम इतने बहादुर हैं। लेकिन एक बार जब समुद्री डाकू वहां आ जाता है तो कस्टर्ड ही एक ऐसा होता है जानवर जो वहां पे उनको बचाता है, बाकी सब खुदक के इधर उधर गायब हो जाते हैं और वो पेरेंट को पूरा निगल जाता है, अपने मुंह से उसकी आग निकलती है। ड्रैगन देखा है आप लोगों ने, चाइना का जो मूवीज वगैरह है उसमें आपको देखने को मिलता होगा, है ना। तो वो फिर और उसके बाद भी उसको सब लोग कायर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा रोता रहता है, उसका इतना लंबा चौड़ा शरीर है, उसके मुंह से आग भी निकलती है, नाक से धुआं भी निकलता है, बड़ा विशालकाय है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो हमेशा रोता रहता है कि मुझे पिंजरे में कैद कर दो, मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वही ड्रैगन बेलिंडा को और बाकी अपने दोस्तों को बचाता है। तो इस पोएम के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी कि जो सिर्फ दिखावटी दोस्त होते हैं, सुख के साथी होते हैं, उनसे जरा दूर रहिए। अपने सही मित्रों को पहचानिए कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन नहीं है। जो मुश्किल में काम आए वही सच्चा मित्र है। अब बताइए आपको ये सारी पोएम समझ में आई या नहीं आई? Yes, ma'am. अब कोई बच्चा अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी करना चाहेगा इन पोएम के बारे में? तो चलिए मैं पूछती हूँ आपसे। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा में। चलिए देखिए, आज मैं आपको अपनी क्लास के बच्चों से रूबरू कराती हूँ। ये हमारे स्कूल की 10th क्लास के बच्चे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध करूँगी कि हाथ उठा के सब लोग हेलो करें सभी से। चलिए ये देखिए, ये हमारी क्लासरूम है और अभी आज मैंने इन लोगों को पोएम्स और उनके पोएट के नाम याद करवाए हैं। तो कितने बच्चों को याद हो गए हैं ज़रा बताइए? ओह वेरी गुड, पूरी क्लास को याद हो गए हैं। तो कौन बच्चा है जो यहाँ पे आके एक बार पूरा लर्न कराएगा ताकि जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको भी पूरी कविताएं याद हो जाएं? कौन याद करवाएगा? अच्छा, तो सभी रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट बेंच से। शालिनी राठौड़, आपका नाम शालिनी राठौड़ है ना बेटा? Yes, ma'am.
तो चलिए आप सबको अब लर्न करवाइए, आइए। Good morning friends, my name is Shalini Rathod. I am a student in class 10. मैं हसनपुरा की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं आपको कविता के नाम और उसके पोइट्स का नाम आपको याद करवाती हूँ। Poem The Dust of Snow. Poet Robert Frost. Poem Fire and Ice. Poet Robert Frost. Poem A Tiger in the Zoo. Poet Listen Norris. Poem How to Tell Wild Animals. Poet Caroline Wells. Poem Amanda. Poet Robin Clark. Poem Animals. Poet Walt Whitman. Poem The Trees. Poet Edwin Rich. Poem The Tale of Custard the Dragon. Poet Ogden Nash. वेरी Thank you, गुड, friends. वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा यहीं रहो एक बार। शालिनी, आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। मैं अपनी इंग्लिश की तैयारी अनीता मैम के चैनल से कर रही हूँ। उनके चैनल का नाम अनीता शिक्षा है। वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। 2 घंटे शाम को क्लास लेती हैं 5 से 7 बजे तक। आप भी प्लीज़ उनसे पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। मुझे पहले इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट अब थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो गई है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, इन्होंने तो कुछ चैनल से पढ़ाई करी है, लेकिन स्कूल में भी बच्चों ने पढ़ाई करी है। कितने बच्चों ने स्कूल में भी पढ़ाई करी है मैम से क्लास में? कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा इंग्लिश के बारे में कि आपको कैसा लगा? अभी जैसे पूरे साल अभी कोरोना में आप लोगों की ढंग से तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जितने दिन स्कूल लगे हैं उसमें आपकी तैयारी कैसी रही? कोई बच्चा बताना चाहेगा तो वो खड़ा हो सकता है। चलिए आप बताइए दिव्या, आप बताइए। मैम आपके चैनल से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जैसे जैसे आपके चैनल पढ़ती हूँ तो इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी हो गई है। पहले बोल भी नहीं पाती थी इंग्लिश, अब हार्ड वर्ड भी ईजी लगने लग गया है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगे हैं। फिर अब पढ़ने की बहुत कोशिश करती हूँ इंग्लिश और बहुत अच्छा भी लगने लगा इंग्लिश सब्जेक्ट। पहले बहुत कम लगता था हार्ड है ये सब्जेक्ट, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब हार्ड नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है, मैं बोल पाऊँगी। चलिए। और बाकी बच्चों को भी मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और बच्चे भी इस चैनल को देखें और मैम से बहुत सीखते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। अच्छा, आप लोगों ने स्माइल प्रोग्राम के बारे में सुना है? आपको सबको पता है? जो आप लोगों के स्माइल में होमवर्क आता है राजस्थान सरकार और वेदांता और मिशन ज्ञान की तरफ से, जो आप लोगों को शेयर किया जाता है, उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। उसके बारे में कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? हाँ जी, बोलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षित खान है। मैं स्टूडेंट क्लास 10 मैं स्माइल पे होमवर्क करती हूँ और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ जो क्वेश्चन गलत जाता है उसमें आंसर की भी आती जाती है। उससे बच्चा सीख सकता है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। थैंक यू। वेरी गुड। तो बच्चों देखिए, आपको बहुत सारे माध्यम ऐसे उपलब्ध कराए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, मिशन ज्ञान के द्वारा, वेदांता के द्वारा, और हमारे जैसे भी टीचर्स हैं जो इस तरह के चैनल्स बना के आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आई होप आप लोग इससे पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। एक बार मैं भी आपको ये पूरा का पूरा जो पोएम और जो पोएट्स हैं उनके नाम याद करवा देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सभी बच्चों ने किस तरह से पोएम के नाम लिखे हैं, पोएट के नाम लिखे हैं और उनको याद किया है। और हर कविता के आपको 3 क्वेश्चंस ज़रूर याद करने हैं। उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है, और 3rd क्वेश्चन है कि वो कविता आपको क्या मैसेज देती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके अच्छे एग्जाम में नंबर आप स्कोर कर सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।